यहाँ पर हमें a1 और b1 0 दे रखा है और सभी n जो 2 से बड़े हैं उनके लिए an और bn डिफाइन किया गया है इस रूल के थ्रू। तो आपको बताना है कि ये an और bn से अगर हम सीक्वेंस बनाएं इन रियल नंबर से तो उनकी कन्वर्जेंस के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो an टर्म है वो ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगी। एक बार पॉजिटिव यानी कि पहली टर्म तो 0 है, फिर नेगेटिव आएगी, फिर पॉजिटिव आएगी, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से आएगी। ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो इसकी कन्वर्जेंस कैसे करते हैं? सबसे पहले टर्म्स को आप पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाइए और उसमें कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए जो टेस्ट एप्लीकेबल हो कोई भी वो अप्लाई कर दीजिए, चाहे रेशियो टेस्ट हो, nth टेस्ट हो, रूट टेस्ट हो, इंटीग्रल टेस्ट हो या एनीवन। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या तो कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, ऑसिलेटरी बिहेवियर उसका नहीं हो सकता है। तो an को पहले मैं पॉजिटिव टर्म सीरीज बना देता हूं तो यहां पर ये होगा समेसन m अपॉन log m रेज टू द पावर m, और m जो है वो वेरी कर रहा है 2 से n तक, और bn तो पहले से पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो कोई जरूरत नहीं है, 1 अपॉन log m रेज टू द पावर m, और m वेरी कर रहा है 2 से n तक। यहाँ पर अब आप कोई सा भी टेस्ट अप्लाई कीजिए क्योंकि पावर में है m, तो मैं इसमें रूट टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, कोची रूट टेस्ट। उसके हिसाब से लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी um, मैं इसको um कॉल कर देता हूँ, रेज टू द पावर 1 अपॉन m मैं इवेल्युएट करूंगा फर्स्ट सीरीज के लिए, तो वो हो जाएगा लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी है मेरा m अपॉन log m रेज टू द पावर m और होल द पावर 1 अपॉन m। ये हो जाएगा आपका लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी m रेज टू द पावर 1 अपॉन m अपॉन log m। तो न्यूमरेटर आपका 1 को टेंस करेगा और डिनोमिनेटर इंफिनिटी को। फाइनली इसकी लिमिट 0 होगी यानी कि 0 लेस देन 1। तो ये जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है यानी कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गई, और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गई मतलब कन्वर्जेंट। तो यानी कि ए एन आपकी कन्वर्जेंट है और ऑप्शन ए और सी में डाइवर्जेंट कहा है तो ये डिस्कार्ड हो गए हैं। अब बी एन की कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं, सेम प्रोसेस से करेंगे। लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन log m रेज टू द पावर 1 अपॉन m। यहाँ पर ये हो जाएगा न्यूमरेटर टेंड्स करेगा 1 को और डिनोमिनेटर करेगा इन्फिनिटी को, तो ये फिर से 0 आ गया यानी कि बी एन आपका कन्वर्जेंट हो गया। तो बोथ ए एन एंड बी एन कन्वर्जेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट जी बी अ फंक्शन defined from R to R bitwise differentiable function, and define f is a function from R cube to R by this relation. Then double partial derivative of f with respect to x plus double partial derivative of f with respect to y plus double partial derivative of f with respect to z is equal to, यानी कि f के डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स में और उनका सम करना है, तो वो क्या रिजल्ट देंगे यहाँ पर वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं f का। तो सिंगल यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, f इज अ फंक्शन ऑफ g, और जी जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, आप इसको एज ए वेरिएबल रीड कर लीजिए। तो f का x के रेस्पेक्ट में मतलब हुआ g का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। अब इसका जो ये वेरिएबल था इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x। अब हमें करना है डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लीजिए, इसको सेकंड। तो मैं पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करूंगा, सेकंड फंक्शन आउटसाइड ले लूंगा, या इसको मैं फर्स्ट कंसिडर कर लेता हूं तो ये आउटसाइड ले लेता हूं मैं जी डैश और इसका वेरिएबल, और इसका डेरिवेटिव करता हूं तो ये 2 आएगा,
तो 2 को मैं आउटसाइड लिख लेता हूं, प्लस ये फंक्शन ऐसे ही, सेकंड फंक्शन ऐसे ही, और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 2x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, जी, इस जी डैश फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसका जो वेरिएबल है वो तो आप लिखेंगे ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, और फिर इस वेरिएबल का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि यहां से 2x और मिलेगा। तो फाइनली आपको ये जो मिल गया है वो मिल गया है 2g डैश, और g इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि g डैश इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर, g डबल डैश इज अ फंक्शन ऑफ अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको कॉल कर दीजिए इक्वेशन 1। अब अगर आप फंक्शन की तरफ ध्यान देंगे तो g जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में है, तो जब हमने यहाँ पर इनके कॉफिशिएंट भी सेम है 1 1, तो सिर्फ हमें जो डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई आएगा, उसमें एक्स की जगह वाई रिप्लेस करना है सिर्फ हमें। तो 2 जी डैश, और जी डैश इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन तो अब भी वही उसी का रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, प्लस 4x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये 4y स्क्वायर हो जाएगा, जी डबल डैश, एंड j is a function of x square plus y square minus 2z square, इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पर जो है वो यहाँ भी रहेगा। अब सिर्फ हमें जो कैलकुलेट करना है d2f डेल z स्क्वायर, डी नहीं बोलते हम इसको, पार्शियल डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, इसको इस तरह कॉल करते हैं या रीड करते हैं। तो अब हम सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड आउट कर लेते हैं। तो f इज अ फंक्शन ऑफ g, तो g का डेरिवेटिव और उसका वेरिएबल जो यहाँ पर है, यानी कि g इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, और फिर जो जिसका ये फंक्शन था जी, उसका x के रेस्पेक्ट, सॉरी z के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर z है, तो ये मिलेगा मुझको -4z। अब सेम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, जब हम इसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू z फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, या फर्स्ट का मैं डेरिवेटिव कर देता हूं, तो इसका डेरिवेटिव जी, जी डैश का डेरिवेटिव, और जी डबल डैश जो फंक्शन आएगा वो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z आएगा, और यहाँ पर फिर इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा -4z, और ये आपका आउटसाइड रहेगा ही -4z, क्योंकि हमने इसका किया है, तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस अब ये आउटसाइड ले लेंगे और इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव -4, तो यहाँ पर -4, और जी डैश, और जी डैश जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर है, तो सेम रहेगा। तो अब आप यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, डेल टू एफ डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले सिंगल लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जी डैश वाला है, तो ये है -4 जी डैश, सेम वेरिएबल, यानी कि जी डैश इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखेंगे 4 4 जा 16, और निगेटिव निगेटिव टर्न्स टू पॉजिटिव, यानी कि ये आएगा आपका 16 जेड स्क्वायर जी डबल डैश एंड फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। यहाँ पर ये इक्वेशन 3 आ गया। अब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट पूछा गया था, डबल पार्शियल ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x, इन सब का सम, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2g डैश और -4g डैश, तो ये रिजल्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से देख रहे हैं 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर और 4z स्क्वायर यहाँ पर, यानी कि 4 सभी में कॉमन है, तो मैं 4 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, और आप इनके
ऑप्शंस में 4 भी कॉमन है। साथ ही साथ यहाँ पर जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो जी डबल डैश यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जी डबल डैश कॉमन लिया मैंने, और डबल डैश यानी कि जी डबल डैश इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर। ये एक तरह से उसका वेरिएबल मैंने लिख दिया। अब ये इतना हमारा कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से रिमेनिंग रहेगा, यहाँ से वाई स्क्वायर वो आ जाएगा, और यहाँ से 4z, तो 4z स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। अब ये टर्म्स हमें मैच करानी है, किस ऑप्शन से हमें मैच कर रहा है। तो 4 यहाँ पर है, ऑप्शन से में भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 4z स्क्वायर आ रहा है और ये हमारा माइनस है, तो ये आपका ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाता है। यहाँ पर 4 आउटसाइड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, इतना टर्म मिल गया है। और जी डबल डैश फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे -2z स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर हमें 4z स्क्वायर मिलता है, तो ये ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाएगा। 4 यहाँ पर 4z स्क्वायर मिल रहा है, साथ ही साथ जी डबल डैश भी मिल रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म आपको मिल रही है, इसलिए ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ओनली ट्रू है वो ऑप्शन बी ट्रू है। यहाँ पर दो सीरीज ए एन और बी एन पॉजिटिव रियल नंबर का सीरीज है और एक इनइक्वालिटी दिया गया है एन ए एन लेस देन बी एन लेस देन एन स्क्वायर ए एन एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, अगर इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4 है तो हमें बताना है इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो यहाँ पर कहा है कि ये जो सीरीज है बी एन वाली, ये कन्वर्ज होगी अगर मोड एक्स लेस देन 2 होगा, ये कन्वर्ज करेगी अगर मोड एक्स ग्रेटर देन 2 होगा, और ये कन्वर्ज नहीं करेगी किसी भी एक्स के लिए जब मोड एक्स ग्रेटर देन 2 होगा, या ये कन्वर्ज नहीं करेगी किसी भी एक्स के लिए जब मोड एक्स लेस देन 2 होगा। तो किसी भी सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम नॉर्मली 2 या 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, उसके हेल्प से निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम r से डिनोट कर देते हैं और इसको निकाल सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। इसको हम दूसरे तरह से निकाल सकते हैं 1 अपॉन ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन, इसका जो लिमिट है वो, या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन लिमिट टर्म्स ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ 1 upon limits or I can say limit superior of 1 upon a n raised to the power 1 upon n। इन तीन फॉर्मूलों का यूज करके हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। अब हमें जो ये जो फॉर्मेट दे रखा है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रखी है सीरीज बी एन एक्स रेज टू द पावर एन, इसको हम नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्मेट कह देते हैं पावर सीरीज का अराउंड द पॉइंट 0। और हमें यहाँ पर एक सीरीज है ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आर, इसके लिए वो 4 है, ये हमें गिवन है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दीज 4 जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, ये आर का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। तो आप कह सकते हैं आर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन का हमें वैल्यू 4 गिवन है, और इस 4 को हमें यूज करना है। साथ ही साथ हमें एक इनइक्वालिटी भी दे रखी है, और जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, उस इनइक्वालिटी को मैं एक बार देख लेता हूं। एन ए एन लेस देन बी एन, एन ए एन लेस देन बी एन लेस देन एन स्क्वेयर ए एन, ये हमें एक इनइक्वालिटी दे रखी है, और ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 2। आई थिंक इक्वल टू 2 भी है, हाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ये एक इनइक्वालिटी दे रखा है। तो अगर मैं किसी तरह से यहाँ पर ये जो है सीरीज का कॉफिशिएंट ले लूं, और ये दूसरी सीरीज का कॉफिशिएंट ले लूं, जो एक सीरीज में बोल देता हूँ, इसको मैं सी एन बोल देता हूँ, सी एन इक्वल टू एन ए एन, और इसको मैं डी एन बोल देता हूँ, तो वो हुआ एन स्क्वेयर ए एन। तो जो सीरीज होगी समेसन डी एन
एक्स रेज टू द पावर एन, और ये होगी सीरीज समेसन सी एन एक्स रेज टू द पावर एन। अगर इन दोनों सीरीज के मैं किसी तरह रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर पाऊं, तो मैं सीरीज जो यहां से बनेगी समेसन बी एन एक्स रेज टू द पावर एन, इस सीरीज के मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की प्रेडिक्शन कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं कि मुझे दो उसके बाउंड मिल जाएंगे, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, और उसके बारे में मैं बता सकता हूं कि हाँ, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो सकता है। एग्जैक्टली पता चलेगा या नहीं चलेगा, थोड़ी कैलकुलेशन से वो हमें आइडिया हो जाएगा। तो क्या तो आप इसमें रेशियो फॉर्मेट लगा दीजिए, जैसे सी एन यहाँ पर मैंने बताई है, वो एन ए एन कंसिडर किया है, और हमें निकालना है लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन अपॉन सी एन प्लस वन। क्या तो आप इसका यूज कर लीजिए, या किसी दूसरे फॉर्मेट का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रूट टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए। तो मुझे चाहिए इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन बी एन रेज टू द पावर वन अपॉन एन। इस तरह का मुझे फॉर्मेट यहाँ पर फॉर्म करना है। तो सबसे पहले जो इनइक्वालिटी गिवन है उसका मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ। रेसिप्रोकल करने पर वन अपॉन एन ए एन ग्रेटर देन वन अपॉन बी एन ग्रेटर देन वन अपॉन एन स्क्वेयर ए एन। रेसिप्रोकल करने पर जो इनइक्वालिटी के साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर रेज टू द पावर वन अपॉन एन चाहिए, तो मैंने इसको nth रूट भी ले लिया इसका। फिर मुझे लिमिट चाहिए, तो मैंने इसकी लिमिट भी ले ली, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। आप ये समझ सकते हैं, मैंने लिखा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये देखिए एक कंसेप्ट होता है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन रेज टू द पावर वन अपॉन एन, और इसकी भी पावर वन अपॉन एन is greater than 1 upon limit n tends to infinity bn raised to the power 1 upon n is greater than 1 upon limit n tends to infinity n square raised to the power 1 upon n into an raised to the power 1 upon n। इस तरह से ये मैंने लिखा, और मुझे एक रिजल्ट याद है क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर 1 अपॉन n, इसका जो लिमिट होता है वो आपका 1 होता है। तो इसके 1 अपॉन का भी क्या लिमिट होगा, वो भी 1 होगा, क्योंकि 1 अपॉन 1 अगेन 1 आ जाता है। तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे। एक्चुअली जैसे यहाँ पर दे रखा है लिमिट एन स्क्वेयर रेज टू द पावर 1 अपॉन एन, इसका भी लिमिट 1 ही होगा, और इसके रेसिप्रोकल का भी लिमिट 1 होगा। तो ये कंसेप्ट जब आप इसमें अप्लाई करेंगे लिमिट कंसेप्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन लिमिट a n raised to the power 1 upon n is greater than 1 upon limit b n raised to the power 1 upon n is greater than limit n tends to infinity। आप लिमिट को ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट इस तरह से 1 अपॉन ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और इसका वैल्यू हमें 4 दे रखा है, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज बी ए एन के लिए, और यहाँ पर ये भी आपका 4 है। तो हमें क्या मिला कि जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है बी एन का, वो 4 से लेस है और 4 से ग्रेटर है। इसका मीनिंग हुआ कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है बी एन का, वो एग्जैक्टली 4 है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये इनइक्वालिटी क्या बता रही है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बी एन इज एग्जैक्टली 4। इसका मतलब हुआ ये जो सीरीज थी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। सीरीज समेशन बी एन एक्स रेज टू द पावर एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस फॉर ऑल मॉड एक्स लेस देन 4। तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट हो गई है मॉड एक्स लेस देन 4 के लिए। अब इसके ऑप्शंस की तरफ अगर फोकस करते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उसने कहा है कि सीरीज कन्वर्ज करती है फॉर ऑल एक्स लेस देन 2 बिकॉज ऑफ 2 इज लेस देन 4, तो ये कन्वर्ज करेगी ही करेगी। फिर ऑप्शन बी में कहा है कन्वर्ज फॉर ऑल एक्स मॉड एक्स ग्रेटर देन 2। अगर आप एक्स की वैल्यू 5 कंसिडर कर लेंगे तो वो 4 से ग्रेटर होगा, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से बाहर चले गए पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट
नहीं होगी। फिर ऑप्शन सी में कहा है डज नॉट कन्वर्ज फॉर एनी एक्स विद मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 3 के लिए कन्वर्स करती है। हमने एक ऐसा पॉइंट चूज किया जो 4 से लेस है, और यहाँ पर कहा है कि जो 2 से बड़ा कोई भी पॉइंट है, कोई भी, उसके लिए कन्वर्ज नहीं करती है, तो इसलिए ऑप्शन सी भी फेल हो जाता है, बी भी फेल हो जाता है, और जो डी है वो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि मॉड एक्स लेस देन 2 के लिए सीरीज कन्वर्ज ही नहीं करती है, जबकि इसके लिए वो कन्वर्ज कर रही है। यानी कि अगर फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है तो ये ऑटोमेटिक फॉल्स होगा। तो ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हुआ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन ए है। If yx equal to this and beta not equal to 2 is a solution of the differential equation, this d2y upon dx square plus dy upon dx minus 6y, a homogeneous linear differential equation of second order with constant coefficient, satisfying this condition, derivative of y0 equal to 5 देन y0 इज इक्वल टू, तो हमें y0 फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी जो यहाँ से आएगी वो होगी एम स्क्वेयर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस 6 है, इसको फैक्टराइज करा देंगे तो m प्लस 3 और m माइनस 2, 3 टू ज़ा 6 इक्वल टू 0। तो m की जो वैल्यू होगी वो क्या तो माइनस 3 हो सकती है या प्लस 2 हो सकती है। और यहाँ पर इसका ये सॉल्यूशन सेट दे रखा है, ये इसका सॉल्यूशन सेट समझ सकते हैं। तो yx इक्वल टू लैम्डा e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर बीटा x, और बीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ से बीटा आप 2 तो ले नहीं सकते, तो क्या लेना पड़ेगा बीटा आपको -3। तो यहाँ पर बीटा की जगह -3 पुट कीजिए। तो बीटा की जगह -3 पुट करते हैं तो ये मिलता है हमें लैम्डा e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर -3x, ये yx मिल गया। अब हमें कंडीशन गिवन थी कि y0 फाइंड आउट करना है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और उसकी 0 पर वैल्यू देख लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश x क्या होगा, वो होगा 2 लैम्डा e रेज टू द पावर 2x माइनस 3 e रेज टू द पावर -3x। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। और डेरिवेटिव एट 0 यानी कि y डैश 0 जो है वो कितना है 2 लैम्डा, और ये है 5। तो 2 लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा e रेज टू द पावर 0 यानी कि 1 माइनस 3। तो अब आपको मिला, ये इम्प्लाई करेगा 5 3 ज़ा 8, वो 5 प्लस 3 8, यानी कि 2 लैम्डा इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू 4। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं तो वाई एक्स इक्वल टू क्या मिलता है 4 e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर -3x। लेकिन हमें तो चाहिए था y0 जो हमसे पूछा गया था। तो y0 क्या होगा, इसमें 0 पुट कर देते हैं, 4 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस e रेज टू द पावर 0 यानी कि यहाँ से भी 1 आएगा, तो 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रू होगा। The value of the integral, double integral, constant limits are from 0 to 1 and variable limits are from 0 to 1 minus y square. Integrand function is y sine pi within bracket 1 minus x square dx dy is। तो ये जो हमें इस तरह से डबल इंटीग्रल दिया है इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको डबल इंटीग्रल दिया जाता है और ये एक हायर मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए क्वेश्चन होता है, मतलब 12th वगैरह लेवल पर नहीं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपको अ, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए दिया जाता है।
अगर हम उस टॉपिक का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, अदरवाइज इसको करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो जो हमारा इंटीग्रेंड फंक्शन है वो है y साइन विद इन ब्रैकेट पाई विद इन ब्रैकेट 1 - x होल स्क्वेयर dx। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है, और इसकी जो लिमिट है लोअर है ये 0 और जो अपर है 1 - y²। तो अगर मैं सबसे पहले इसको x के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, जिसमें आपको साइन के साथ क्या मिल रहा है, पाई मल्टीप्लाई कर रहा है 1 - x के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर टाइप का, यानी कि अगर मैं इसको कैपिटल एक्स रीड करूं तो इस टाइप का हमें कुछ मिल रहा है। अब साइन एक्स का तो हमें इंटीग्रेशन पता है, इस टाइप का तो पता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का हमें नहीं मालूम है। अगर सपोज करो हम इसको एक्स स्क्वायर को अगर लेट कर लें टी वगैरह, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा यानी कि जो x आएगा 2x, यानी कि टू तो कांस्टेंट रहेगा, तो जो x है वो हमें एज ए इंटीग्रेंट फंक्शन में अवेलेबल नहीं है। तो इसको x के रेस्पेक्ट में करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। या अगर आप इसका ये सोचें कि साइन को आप एज ए टेलर सीरीज या इसके एक्सपेंशन से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो भी हमें फाइनाइट या इनफाइनाइट टाइम्स इसको इंटीग्रेट कराना पड़ सकता है, क्योंकि जो टेलर सीरीज होगी वो इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा इसके टेलर सीरीज पर। तो उस मेथड से भी अगर आप अप्रोच करते हैं तो तब भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक टाइम बाउंड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको करने का ट्रिक ये है कि आप इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दीजिए। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप डायरेक्ट y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए और लिमिट में कोई चेंजेस ना करें। ठीक है, जब आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं तो उसकी लिमिट्स में भी चेंजेस होते हैं, और वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो x की लोअर लिमिट है वो 0 है और ये जा रही है 1 - y² तक, और जो y की लिमिट है वो 0 से ये 1 तक जा रही है। तो सबसे पहले हम डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं बना लेता हूं, तो x इक्वल टू ये जो लाइन है x इक्वल टू 1 - y², ये हमें क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है y² इक्वल टू 1 - x, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x - 1। तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, और ये जो पैराबोला है ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, और जो इसका वर्टेक्स है वो 1, 0 होगा, और ये पॉइंट जो वाई एक्सिस को ये कट कर रहा है ये कहाँ पर होगा मैं वो चेक कर लेता हूँ। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू 1 और -1 आएगी, तो ये 1, 0 होगा, सॉरी 0, 1 होगा, और ये 0, -1 होगा। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है y इक्वल टू 0 से 1 दे रखा है, तो ये जो इम्प्लाई करता है ये हमें ये इम्प्लाई कर देता है कि हमारा जो रीजन है वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो हमारा रीजन आ गया है। अब यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेट किया गया था, फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में किया गया, तो यानी कि स्ट्रिप जो काटी गई थी या ली गई है, जो मतलब इसका मोटिव था वो x एक्सिस के पैरेलल था। अब मैं इसको y एक्सिस में y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एक y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लूंगा। तो ये जो स्ट्रिप है इसका लेंथ वेरी करेगा 0 से लेके इस कर्व तक, ये जो पैराबोला है इस कर्व तक वेरी करेगा। तो यहाँ पर जो y के लिमिट्स हो जाएगी तो वो होगी 0 से ये जाएगी 0 से इस कर्व तक। तो y को हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 - y², ये था, तो यहाँ से मिल जाएगा x - 1, या आप इसको लिख सकते हैं y² इक्वल टू 1 - x, और y इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 - x, ये प्लस माइनस यहाँ पर रहेगा। लेकिन क्योंकि y ये जो रीजन है
ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप इसका निगेटिव छोड़ सकते हैं। तो यानी कि y इक्वल टू आपका जो आ गया है वो 1 माइनस एक्स आ गया है। तो इसकी जो अपर लिमिट होगी वो आप कह सकते हैं 1 माइनस एक्स होगी। और यहाँ पर x की जो कांस्टेंट लिमिट है वो 0 से 1 वेरी करेगी, तो ये 0 से 1। और यहाँ पर इंटीग्रेंड फंक्शन जो था वो सेम, ये सेम रहेगा। तो ये इस तरह से हमारा हम इसको लिखेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा क्या था, हमारा था ये 0 to 1, और जो एक्स सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में लिमिट आई है वो है 0 से स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर था वाई साइन, और विद इन ब्रैकेट पाई, और अगेन विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स होल स्क्वेयर, ये था। और हमने इसको किया है सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में अब, और dx। तो आप ये देख सकते हैं इतना, ये जो है इसमें x इन्वॉल्व है, तो इसको मैं ट्रीट करूंगा एज ए कांस्टेंट। तो मैं इंटीग्रेट करूंगा सिर्फ इसका y को, और जो y को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन है मुझको मिलेगा वाई स्क्वेयर अपॉन 2। तो ये मिला मुझे वाई स्क्वेयर अपॉन 2, और इसमें मैं लिमिट पुट करूंगा 0 से स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और जो यहाँ से रिजल्ट आएगा उसका मैं करूंगा x के रेस्पेक्ट में। और ये जो साइन हमारा एज ए कांस्टेंट था, तो चाहे तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं पाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वेयर दिस dx। तो ये आ गया है। अब मैं यहाँ पर इसकी लिमिट्स पुट कर देता हूँ, y की जगह इसको यूज करता हूँ, तो ये मिलेगा 1 माइनस एक्स, ये हाफ जो है इसको मैं आउटसाइड लिख लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये रहा 0 से 1, और 1 माइनस एक्स आपका यहाँ से आएगा, अ, और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो वहाँ से कुछ भी ऑब्टेन नहीं होगा। फाइनली आपको यहाँ पर साइन पाई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स होल स्क्वेयर दिस dx। तो अब जैसे कि हम शुरुआत में बता रहे थे कि इसको आप लेट कर लीजिए 1 माइनस एक्स को, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को ही आप डायरेक्ट लेट कर लीजिए t। तो यहाँ पर मिलेगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर जो 2 आ रहा है इसको आप इधर राइट में भेज दीजिए, तो मैंने राइट में डायरेक्ट इसको भेज दिया, तो ये 1/4 कर दिया यहाँ पर। और इसकी अगर लिमिट चेक करते हैं तो इसकी लिमिट में क्या होगा, जैसे x 0 को टेंस करेगा, व्हेन x टेंस टू 0, देन t क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और जब ये 1 को टेंस करेगा तो t क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसकी जो अब न्यू लिमिट्स होंगी वो आपकी ये हो जाएगी 1/4, और ये 1 से 0। और देखिए अब आपको ये जो 1 माइनस एक्स है ये एज ए प्रोडक्ट में मिल गया है एज ए इन इंटीग्रेंट फंक्शन। तो आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा पाई टी डी टी। अब आप सोच रहे होंगे लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट इसकी 0 है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि लोअर लिमिट हमेशा कम होता है। आ, ये आपको यहाँ से कॉन्सेप्चुअल तो पता चल ही रहा है। अगर आप इसके ग्राफिकल अगर आप इसको देखेंगे तो ये जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये कुछ इस तरह से इसका कर्व, सॉरी ये गलत हो गया है, इसका जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर ये आपका कहीं पॉइंट होगा 1 1,0, और ये जो पैराबोला है, तो जैसे इसका जो ये कर्व है, जैसे जैसे मैं 1 की तरफ अप्रोच करूंगा तो यहाँ पर अगर x 1 को अप्रोच करेगा तो y आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 0 हो रहा है, और जैसे ही मैं 0 की तरफ अप्रोच करूंगा तो y यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर इसका सेंस पूरा ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि लोअर लिमिट हमेशा डाउन होता है, यानी कि कम होता है, लो उसका वैल्यू कम होता है, और अपर का हमेशा ज़्यादा होता है। कहीं आप ऐसी गलती मिस्टेक ना कर दें कि जैसे कि एक्चुअली हाँ, यहाँ से dx जो है जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से माइनस भी आएगा, तो ये -1/4 भी आप यूज़ करेंगे, क्योंकि
आपने इसको लिखा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स, और फिर जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये -1/4 हो जाएगा। अब साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस के कोस, तो ये फाइनली आपका पॉजिटिव में टर्न्स हो जाएगा। तो मैं इसको पॉजिटिव लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा कोस पाई टी, और 1/4 आपका चल ही रहा है पहले से ही, 1/4, और इसकी जो लिमिट है वो है 1 से 0। तो अब इसमें लिमिट पुट करेंगे हम। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो टी की जगह पुट करेंगे तो कोस पाई, और कोस पाई का ये कोस का ग्राफ होता है, तो ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, तो कोस पाई आपका, सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो 1/4, और 0 पुट करा, कोस 0 का वैल्यू 1 माइनस, और फिर कोस पाई का वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया, यानी कि ये हो गया 1/2। तो इसका जो आंसर आया है वो 1/2 हमारा इसका आंसर ऑब्टेन हुआ है। तो हम देख लेते हैं 1/2 हमारा किस में है। इसमें हमारा कहीं भी 1/2 नहीं है, पाई भी है। तो हमने कहीं मिस्टेक कर दिया है एक्चुअली, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि ये कोस, जब हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे कोस पाई टी, तो पाई जो रहेगा वो इसका डिफरेंशिएशन जो रहेगा वो 1/, में आ जाएगा, तो ये पाई एज ए कांस्टेंट 1/, करके आएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है 1/2 पाई, ये आंसर होगा। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। Let P be a 4 by 4 matrix with entries from the set of rational numbers. If root 2 plus iota is a root of the characteristic polynomial of P and I is the correct size matrix for P, then which one is true? आपको ये बताना है which one या are true। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दिया गया है p⁴ इक्वल टू 4p² प्लस 9i, और इसी कॉम्बिनेशन में इस तरह से ये दिया गया है p⁴ इक्वल टू 4p² प्लस माइनस 9i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक दिया गया है p⁴ इक्वल टू 2p² प्लस माइनस 9i। इस तरह से ये चार ऑप्शंस हमें गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जो भी इन चारों में से है ये सारी की सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो इनमें से कोई ना कोई एक करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर कहा भी है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ पी, तो इनमें से कोई ना कोई गैर पॉलिनोमियल भी होगा। अब अगर ये हम ये मान के चल लें कि ये जो पी मैट्रिक्स है इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई ना कोई कैर पॉलिनोमियल है, और कैर पॉलिनोमियल में उसका आइगन रूट अगर हम रख देते हैं, यानी कि आइगन वैल्यू रख देते हैं, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये जो रूट गिवन है, हमें पता है कि अगर ये रूट है तो इसका कॉन्जुगेट भी रूट होगा, √2 - i, और ये गिवन है ही हमें √2 + i। दो रूट हमें पता है, दो रूट अननोन है। अगर वो भी मिल जाते हैं तो हम डायरेक्ट उससे कैर पॉलिनोमियल जनरेट कर लेते और हम इजीली बता सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो अदर टू रूट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो रूट है किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये √2 + i जैसे कि यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर इसकी पावर 4 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट को अगर हम मान लें जो ऑप्शन ए है, तो इसके लिए अगर हम ये मान के चलें कि कैर पॉलिनोमियल है, तो x⁴ इक्वल टू 4x² प्लस 9, और इसमें ये रूट इसमें कराएंगे, पुट कराएंगे, तो और फिर देखेंगे कि ये मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी पावर 4, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर 4 2 इस तरह से दी गई है, तो सबसे पहले पावर 4 कर लेते हैं। √2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी, आयोटा रेज टू द पावर 4, इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, आखिर इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा
अ, सबसे पहले यहाँ पर 2 के लिए भी इसको कर लेते हैं, क्योंकि 2 के लिए पता चल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस आयोटा स्क्वायर और √2 प्लस आयोटा स्क्वायर, इस तरह। और इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं इस ब्रैकेट को, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स √2 आयोटा। ऐसे ही जो यहाँ पर वैल्यू आई है इस ब्रैकेट के इनसाइड, वो इसके लिए भी आएगी। तो यहाँ 2 - 1, 1 प्लस 2 √2 आयोटा, ये एक तरह से स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर देंगे। और एक्स की पावर 4 के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 √2 आयोटा का आयोटा, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर 1 प्लस सेकंड का स्क्वायर 2 2 4 और 4 2 8, 8 आई स्क्वायर यानी कि -1, और फिर 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दिस यानी कि 2 2 4 प्लस 4 √2 आयोटा। यहाँ से इसकी ये वैल्यू आ गई है हमारे पास, 1 - 8 प्लस 4 √2 आयोटा यानी कि 4 √2 आयोटा -7। हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई हैं, यानी कि -7 और प्लस 4 √2 आयोटा, ये आपकी एक्स रेज टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई है। अब जस्ट हमें इनमें पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा ये गैर पॉलिनोमियल है, तो इसमें अगर हम इसको रखते हैं एक्स की पावर 4 की वैल्यू, तो ये क्या आएगी, 4, ये ए पार्ट के लिए 4 √2 आयोटा -7, ये इक्वल होना चाहिए 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो कि ये है मेरे पास 1 प्लस 2 √2 आयोटा +9। तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ से ये वैल्यू आएगी, यहाँ से 4 2 8, 8 √2 आएगा, जो कि यहाँ पर 4 √2 आना चाहिए था, तो कभी नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है। अब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर तो 4 √2 आयोटा -7 आएगा, 4 √2 आयोटा -7, और राइट साइड में क्या आएगा, 4 टाइम्स 1 प्लस 2 √2 आयोटा -9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 2 8, तो यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ पर 8 √2 आ रहा है, जबकि हमारे पास 4 आना चाहिए था, तो ये भी हमारा डिजायर्ड नहीं है। यहाँ पर सी रखेंगे कि अगर हम ये मान ले कि ये कैर पॉलिनोमियल है, सॉरी, मतलब पी मैट्रिक्स इसको एनिलेट कर रहा है कैर पॉलिनोमियल को, तो इसमें रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आएगा 4 √2 आयोटा -7 इक्वल टू 2, और पी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कंसिडर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है 1 प्लस 2 √2 आयोटा, तो यहाँ से देखिए 4 आ रहा है, 4 √2 आयोटा, और यहाँ से ये 2 आएगा यानी कि +2, यानी कि ये वाली टर्म आ गई है, और एक्स्ट्रा जो आ रही है वो +2, और यहाँ से -9, तो यहाँ से जो आएगा फाइनली -7 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये ट्रू हो जाती है। इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से क्या आएगा, क्योंकि यहाँ से ये वाली 4 √2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2p स्क्वायर था, लेकिन जैसे ही क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 बचा था, 2 + 9 जो होगा वो 11 हमें देगा, जो कि -7 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अप्लाई किया। आप जैसे मैंने यहाँ प्लस के लिए रखा था, इसका कॉन्जुगेट के लिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं, उससे भी आप इसको कर सकते हैं, या आपने जैसे इसके लिए क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करिए और फिर उसको डिवाइड करा दीजिए, तो अदर 2 रूट्स भी आपको मिल जाएगा, उस तरह से भी। पर वन बाय वन आपको यही कंसिडर करना होगा कि ये हमारा कैर पॉलिनोमियल है और ये कैर पॉलिनोमियल है, और जिसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही कंसिडर कर लेंगे, मतलब फाइनल सिलेक्शन कर लेंगे आप। ऐसे एक फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी दे रखी है, ये है 2x² प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू के, और के जो है आपका एक रियल नंबर से आ रहा है, ग्रेटर है 0 से। अगर कोई सी एस में बिलोंग करता है तो आपसे पूछा गया है वो जो सी है 1 2 से पास करता है और किस पॉइंट से पास करेगा। ये 1 2 पॉइंट से पास करता है और 4 ऑप्शंस में से और किस पॉइंट से पास करेगा, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एस जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले इस कर्व के लिए हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल लेते हैं।
तो ये कर्व है 2x² प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू के, इसको इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। अगर हमें इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो dy अपॉन dx को रिप्लेस करना होगा माइनस dx अपॉन dy से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x प्लस 2y माइनस dx ओवर dy इक्वल्स टू 0। और मैं इसको राइट साइड में ले आता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x इक्वल्स टू 2y dx dy। वेरिएबल सेपरेबल का मैं इसमें यूज करता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, या आप इसमें कैंसिलेशन भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर ये 2x और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log x प्लस log c। log के टर्म में मैंने कांस्टेंट को ले लिया है। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स सी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी थी, ये आपके पास हो रही है 1 2 से, तो मैं इसमें 1 2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से c का वैल्यू जो है मुझे 2 मिल जाता है, और इस c को मैं इसमें यूज कर लेता हूँ। तो y इक्वल्स टू 2√x, ये मेरे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। अब आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से किस पॉइंट से ये पास होगा। तो आप एक एक पॉइंट रख के देखेंगे, लेकिन केवल सी ऑप्शंस में जो पॉइंट है 2, 2√2 यही इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं x की जगह √2 पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा 2√2 और y का वैल्यू भी 2√2। यहां पर ये वाला पॉइंट करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। बताना है कि मैट्रिक्स 1 4 2 3 इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी इन चार ऑप्शंस में से किसकी आइगन वैल्यू इसके मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू की तरह या सेम नहीं होगी। तो आप अगर इस मैट्रिक्स का ट्रेस देखते हैं तो इसका ट्रेस 4 आता है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट -5 आता है। अब यहाँ से अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं तो उसके जो रूट्स हैं वो सेम मैट्रिक्स के बराबर होंगे अगर उसका ट्रेस और डिटर्मिनेंट सेम होगा। तो आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं, इसका ट्रेस भी 4 है और डिटर्मिनेंट -5 है, तो यहाँ से जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो सेम आएगी। ऑप्शन बी में अगर देखते हैं तो ट्रेस आपको 4 है और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -5 आता है। यहाँ पर देखते हैं तो ट्रेस 4 है और डिटर्मिनेंट -5 आएगा, लेकिन ऑप्शन डी में ट्रेस 6 है और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 5 है। तो यहाँ से डिफरेंट आइगन वैल्यूज आएंगी, और आपसे पूछा गया था कि मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है किसके आइगन वैल्यूज सेम नहीं होगी, तो ऑप्शन डी के सेम नहीं होगी। यहाँ पर हमें ए एन एक सीक्वेंस दे रखी है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है, और हमें ये बताना है कि ये सीरीज समेशन ए एन कन्वर्ट्स करेगी कब, इफ ऑप्शन ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, सी इज ट्रू या डी इज ट्रू। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। अगर समेशन ए एन स्क्वायर कन्वर्ट्स करती है तो क्या ये इम्प्लाई करेगी कि ये भी कन्वर्ट्स करे। तो इसके लिए कंसिडर कर लेते हैं समेशन 1/n²। यहाँ पर ए एन स्क्वायर का जो रोल प्ले कर रही है वो 1/n² कर रही है, यानी कि ए एन का रोल प्ले करेगी 1/n। तो ये सीरीज कन्वर्ट्स करती है बाय पी टेस्ट, लेकिन सीरीज समेशन 1/n ये कन्वर्ज नहीं करती है। इसका मीनिंग हुआ कि ऑप्शन ए आपका रोंग है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी में कहा गया है कि अगर समेशन ए एन अपॉन 2⁻n कन्वर्स करती है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि समेशन ए एन कन्वर्जेंट होगी। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि 1/2n जो कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका कॉमन रेशियो हाफ है, तो ये कन्वर्स करती है। लेकिन समेशन
ए एन कन्वर्ज नहीं करती है क्योंकि हमने ए एन को मान लिया है 1। ये डाइवर्जेंट, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है लेकिन सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। कैसे? क्योंकि जब हम निकालेंगे 1+1 इस तरह से समेशन इसका, तो ये एक स्पेसिफिक नंबर को सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इसका बढ़ते ही जाएगा, बाउंडेड नहीं होगा, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं। ऑप्शन सी में कहा गया है कि अगर समेशन ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन कन्वर्स करता है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए समेशन ए एन को। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये कन्वर्स कर रहा है तो इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि इसकी जो लिमिट है, ये नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्स करती है तो उसकी लिमिट 0 होगी। तो ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की लिमिट 0 होगी। इसका मतलब हुआ, 0 का मतलब हुआ लेस देन 1 होना। तो लिमिट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन लेस देन 1, और इसके मोड की भी लिमिट लेस देन 1 होगी। अगर ए एन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ सीरीज और समेशन ए एन आपकी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि यही आपका रेशियो टेस्ट है। ऑप्शन डी में आपसे क्या कहा गया है कि अगर समेशन ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 कन्वर्स करती है तो क्या ये इम्प्लाई करेगा समेशन ए एन कन्वर्स करेगी। अगर समेशन ए एन प्लस 1 अगर कन्वर्स कर रहा है तो इसका मतलब हुआ इसकी जो लिमिट है वो 0 होगी। ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की लिमिट 0 होगी। लिमिट 0 होगी तो लिमिट ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम रेशियो टेस्ट से ये कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज नहीं करेगी। तो ऑप्शन डी आपका फॉल्स हो जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सिर्फ ऑप्शन सी है। एस और टी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और दोनों ही डिफाइन करी गई है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V पर, such that S T of V equals to 0 for all V is coming in vector space। यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है और एस और टी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर डिफाइन करे गए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेक्टर स्पेस तो इनफाइनाइट डायमेंशनल भी होते हैं। अगर यहाँ पर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन नहीं होता तो आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। क्योंकि यहाँ पर हमसे रैंक और नलिटी के बारे में बात करी गई है एस और टी की। आप चारों ऑप्शंस में देख सकते हैं कि ए बी सी और डी ऑप्शंस में रैंक और नलिटी में आपको इनइक्वालिटीज दे रखी है। अगर इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है तो जो हम जानते हैं थ्योरम कि रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू होती है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी। ये वाली जो कंडीशन है या इक्वालिटी है ये होल्ड नहीं कर पाएगी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, क्योंकि हम वहां पर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन इक्वालिटी साइन से आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन किया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो गिवन कंडीशन है एस के लिए जो टी वी है वो एज ए इनपुट काम कर रहा है और टी वी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सभी वी के लिए ट्रू है। टी वी का मतलब हुआ यहाँ पर रेंज ऑफ टी, और एस के लिए वो इनपुट का काम कर रहा है। तो यहां पर ये जो है सबसेट होगा नल स्पेस ऑफ एस का, क्योंकि सारे इनपुट 0% कर रहा है एस, सारे इनपुट को 0% कर रहा है। इसका मतलब है वो नल स्पेस में जा रहे हैं। ये यहाँ पर सुपर सेट हो गया है और ये इसका सबसेट है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ आर टी जो है वो एटमोस्ट होगी डायमेंशन ऑफ एन एस के। और इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि डायमेंशन ऑफ आर टी इसका मतलब हुआ रैंक लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एन एस नलिटी ऑफ एस। ये हुआ रैंक टी लेस देन इक्वल्स टू नलिटी ऑफ एस, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से ट्रू हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराते ही आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। और इस इनइक्वालिटीज में अगर मैं डायमेंशन ऑफ v ऐड कर देता हूँ बोथ साइड, तो ये जो इनइक्वालिटी है रिमेन्स होल्ड करेगी। लेकिन यहाँ पर एक हमें
न्यू रिजल्ट फॉर्म हो जाता है। वो क्या? डायमेंशन ऑफ वी माइनस रैंक टी, ये हो जाता है नलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ एन एस, यानी कि डायमेंशन ऑफ वी से नलिटी घट रही है एस की, यानी कि रैंक ऑफ एस। नलिटी जो टी की है वो ग्रेटर है रैंक एस से, ऑप्शन डी भी आपका ट्रू होगा, यानी कि यहाँ पर सी और डी ट्रू होंगे। ए एन एक सीक्वेंस दे रखी है जो रियल सीक्वेंस है, और ए वन इक्वल्स टू 1 है, और ए एन प्लस 1 जो टर्म है वो आप निकाल सकते हैं ए एन प्लस ए एन स्क्वेयर से। ये ट्रू है सभी नेचुरल नंबर के लिए। अगर मैं यहाँ से ए टू टर्म निकालता हूँ तो वो क्या होगा? 1 प्लस 1 स्क्वेयर यानी कि 2 होगा। अगर ए थ्री निकालता हूँ तो वो क्या होगा? 2 प्लस 2 स्क्वेयर यानी कि 6। अगर मैं ए फोर निकालता हूँ तो वो क्या होगा? 6 प्लस 6 स्क्वेयर यानी कि 42, और इसी तरह मैं आगे भी निकाल सकता हूँ। तो जो सीक्वेंस ए एन है आप यहाँ पर देख सकते हैं वो अनबाउंडेड है, यानी कि उसका अपर लिमिट, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है लेकिन अपर बाउंड उसका एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर अगर मैं इस सीक्वेंस की लिमिट देखता हूँ, क्योंकि ये एक नॉट कन्वर्जेंट यानी कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस को लिखते हैं एज ए इन्फिनिटी, कि उसकी लिमिट इन्फिनिटी होगा। और अगर मैं इसको लिखता हूँ 1/an, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0। तो जो आपको दे रखा है ऑप्शन बी सी और डी से, हम यहाँ पर ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस की लिमिट 0 नहीं है। और अभी जो हमने देखा उससे पता चलता है कि 1/an की जो लिमिट है वो 0 है। ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाता है। अब हम ऑप्शन बी सी और डी में से आपका बी ट्रू है और बाकी सी और डी आपके फॉल्स हो जाते हैं। ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं। यहाँ से आपने टर्म्स को निकाल लिया है और वहां पर दे रखा है ऑप्शन ए में A4 जो है वो A1 इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस A1, 1 प्लस A2 और 1 प्लस A3 दे रखा है। अगर मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ राइट हैंड साइड को, तो वो क्या आएगा? 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 और 1 प्लस 6। यहाँ से हमें राइट हैंड साइड से 42 मिल रहा है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि A4 के इक्वल है। ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा। तो करेक्ट की क्या होगी? ए कॉमा बी, यही इसके आंसर की होगी। पर हमें W1 और W2 दो सब स्पेस दे रखे हैं R100 के, और यहाँ पर W1 पर जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें जो n टपल्स हैं x1 x2 एंड सो ऑन x100, इसमें जो xi होगा वो 0 होगा अगर I इज डिविजिबल बाय 4। I इज डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब हुआ कौन कौन से पोजीशन पर 0 होगा? एक x4 पर 0 होगा, x8 पर होगा, x12 पर होगा, और एक कहाँ तक इस तरह तक वेरी करेगा? x100 तक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि 100 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा और पहला जो नंबर है वो 4 है, तो आपको 4 से लेके 100 तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं कि ऐसी कितनी पोजीशन होंगी जहां पर W1 आपका 0 होगा, यानी कि W1 के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो किस तरह से होंगे? x1 x2 x3, और यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर ये 0 हो जाएगा, फिर x5 x6 x7 और x8 पोजीशन पर ये 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे। आप निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह यहाँ पर 4 रहेगा इक्वल्स टू 100। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, और W1 की जो W1 की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी? 100 माइनस जितनी n की यहाँ से वैल्यू आएगी, क्योंकि इतनी ही पोजीशन पर हम इंडिपेंडेंट हैं, अदर पर हम एक तरह से
रिस्ट्रिक्टेड है कि वहाँ पर 0 ही होगा। इसी तरह आप W2 की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर W1 और W2 की डायमेंशन नहीं निकालनी थी। यहाँ पर हमें डायमेंशन निकालनी थी W1 इंटरसेक्शन W2 की। अगर क्योंकि यहाँ पर x1 से लेकर x100 तक इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर मैं फर्स्ट 10 देख लूँ, यानी कि x1 से लेकर x10, तो मैं कितने जगह पर रिस्ट्रिक्टेड हूँ। अगर मैं W1 के लिए देखता हूँ तो x4 और x8 होगा, और अगर मैं W2 के लिए देखता हूँ तो x5 और x10 होगा। यानी कि 1 से लेके 10 तक के बीच में मेरे पास 4 रिस्ट्रिक्शन है। तो 10-10 के गैप पर हमें ये रिस्ट्रिक्शन मिलेंगी। इस तरह से मुझे नेक्स्ट 10 पर भी 4 मिलेगी, नेक्स्ट 10 के लिए भी 4 मिलेंगी। तो टोटल कितनी रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी हमारे पास? 10 इंटू 4 यानी कि 40 रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। तो डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल पोजीशन 100 थी और हम कितनी जगह पर रिस्ट्रिक्टेड हैं? 40 पर। इस तरह से 40 माइनस कर दीजिए, क्योंकि जीरोस की पोजीशन है। आपको इसका आंसर मिलेगा 60। डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन 60 होगी। यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट निकालना है x माइनस पाई बाई टू का। टेलर सीरीज एक्सपेंशन में फंक्शन यहाँ पर दे रखा है अबाउट द पॉइंट x इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो अगर किसी पॉइंट के अराउंड हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखना है तो हम किस तरह से लिखते हैं? एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डबल प्राइम ए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो अगर हमें x इक्वल्स टू पाई बाई टू के अराउंड हमें इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? एफ एक्स इक्वल्स टू एफ पाई बाई टू प्लस एफ प्राइम पाई बाई टू एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस, और ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर निकालना था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू। वो क्या है? एफ प्राइम पाई बाई टू। कॉफिशिएंट क्या है? एफ प्राइम पाई बाई टू। हमें ये वैल्यू निकालनी होगी, और यहाँ पर एफ प्राइम जो दे रखा है, एफ एक्स जो दे रखा है, उसका डेरिवेटिव हमें करना होगा। तो डेरिवेटिव कर देते हैं, या कोई और मेथड है? इसको डायरेक्ट हम पहले फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने से हमें क्या मिलेगा? जो एफ एक्स है, एफ एक्स है 4 इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 एक्स माइनस पाई। और सबसे पहले क्योंकि हमें पाई बाई टू के अराउंड करना है तो x माइनस पाई बाई टू होना चाहिए। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4 इंटू 1 माइनस साइन, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कोस x माइनस पाई बाई टू, क्योंकि कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होता है। अब यहाँ पर कोस पाई बाई टू माइनस एक्स जो होगा वो आपका साइन एक्स हो जाएगा। तो ये परफेक्ट है अपनी जगह पर। और अपॉन यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई टू। अब ये परफेक्ट है। 2 से 4 जो है 2 कैंसिल आउट हो जाता है, 4 2 से कैंसिल आउट हो जाता है 2 टाइम्स। हमें एक्सप्रेशन मिलता है 2 टाइम्स 1 माइनस कोस x माइनस पाई बाई टू, एक्स माइनस पाई बाई टू अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू। जब भी आप में आपको एक्सप्रेशन में इस तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन e रेज टू द पावर x या लॉगरिदम फंक्शन मिले, उसको एक्सपेंड कर दीजिए। अगर हम यहाँ पर एक्सपेंशन करते हैं कोस का तो हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस कोस का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू स्क्वायर, फिर आपका रहेगा प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल भी रहेगा, और इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा। नीचे आपका x माइनस पाई बाई टू रहेगा ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से
-1 कैंसल आउट हो जाएगा और x माइनस पाई बाई 2 एज आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं ये कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 और आउटसाइड x माइनस पाई बाई 2, इनसाइड ब्रैकेट मिलेगा x माइनस पाई बाई 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x माइनस पाई बाई 2 क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इसमें एक टर्म नेगेटिव होगी और एक टर्म पॉजिटिव होगी। तो ये वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव होगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर में x माइनस पाई बाई 2 रहेगा और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पर चाहिए था x माइनस पाई बाई 2 का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर होगा 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका कॉफिशिएंट 1 होगा। आपने अगर फंक्शन को ही डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया है तो आपको x माइनस पाई बाई 2 का कॉफिशिएंट 1 मिल जाता है। इस तरह भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और दूसरी तरह से इसका डेरिवेटिव वगैरह करके आप इसको कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 1। तो ये जो क्वेश्चन है लिबनिज रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है, और लिबनिज रूल को जो हम जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, इस रूल से भी हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर लिबनिज रूल को अप्लाई करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या क्या है। तो लिबनिज रूल के लिए ये कंडीशन है कि जो आपकी लोअर लिमिट है और साथ ही साथ उसकी जो अपर लिमिट है वो लिमिट्स डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। लिमिट से डिफरेंशिएबल है ये, अगर यानी कि कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए। डिफरेंशिएबल फंक्शन होने का मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। लेकिन कंपल्सरी है कि आपका डिफरेंशिएबिलिटी हो फंक्शन, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाई नहीं करती है। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी उसकी इम्प्लाई करती है। साथ ही साथ जो इंटीग्रेंड फंक्शन है वो आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है, जो इंटीग्रेंड फंक्शन है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x रेज टू द पावर 4 ये है। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। साथ ही साथ जो लोअर लिमिट है वो x विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये भी आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अपर लिमिट जो है 4x माइनस 5 ये भी आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अब हमसे पूछा क्या गया था, एक gx जो इस तरह से डिफाइन किया गया है लोअर लिमिट से अपर लिमिट, और यहाँ पर दे रखा है फंक्शन एफ टी डी टी यानी कि टी के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना है। और एफ टी यानी कि वो आपको मिलेगा इस तरह से, एफ टी यहाँ पर दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टी, आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x रेज टू द पावर 4। यहाँ पर ये दे रखा है, और जो x है वो कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो यहाँ पर आपको g डैश 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर किसी तरह से आपको इसका डेरिवेटिव मिल जाए g फंक्शन का, यानी कि अगर हम इसको डेरिवेटिव कर दें तो यहाँ पर राइट में भी डेरिवेटिव करना होगा, यानी कि d अपॉन डी एक्स जी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन। यानी कि अब हमें यहाँ पर लिबनिज रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि लिबनिज रूल जो जिसको हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, वो रूल आखिर है क्या। रूल ये है कि हम जो फंक्शन का वेरिएबल है उसको अपर लिमिट से चेंज करते हैं, फंक्शन के वेरिएबल को अपर लिमिट से चेंज करेंगे और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे फिर अपर लिमिट का, ठीक वैसे ही करेंगे, माइनस लगाएंगे और फंक्शन का जो वेरिएबल है उसको लोअर लिमिट से चेंज करेंगे और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये इसका कंसर्न है। अगर यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो, अगर डबल वेरिएबल फंक्शन है तो आपका जो जनरल फॉर्मेट है वो किस तरह से रहता है, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ मान लीजिए ये फंक्शन है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के, और ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है लिमिट में, लेकिन जो इंटीग्रेंड फंक्शन है वो 2 वेरिएबल है। यहाँ पर याद रखेंगे एक वेरिएबल वो होगा जो इंटीग्रेंड फंक्शन का होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एफ, सॉरी ये आपका इक्वल होगा एफ ऑफ, आप इसके वेरिएबल को जो जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको अपर लिमिट से चेंज कर दीजिए, तो बी एक्स और फिर बी एक्स का डेरिवेटिव यानी कि बी डैश एक्स, माइनस सेम करेंगे लोअर लिमिट के लिए, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स
और फिर ax का डेरिवेटिव और प्लस करते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव किसका? पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं हम उसके रेस्पेक्ट में जो आपके लिमिट का वेरिएबल होता है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, और ये इंटीग्रेट होता है आपका a से लेकर b तक, यानी कि ax और bx, जो भी आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। ये आपका जनरल फार्मूला है जिसको हम लेबनिज रूल कह सकते हैं। अगर यही यहाँ पर जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, अगर ये कांस्टेंट हो जाते हैं तो आपका ये लास्ट वाला टर्म जो है वो आपका ज़ीरो हो जाता है, यानी कि जब उस केस में आपका फॉर्मेट जो बचता है वो ये बचता है एफ ऑफ एक्स बी एक्स, और यानी कि अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करेंगे हम एक्स ए एक्स, और फिर उस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। इस केस में ये होता है, तो यहाँ पर हम यही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है कि आपका जो जी डैश एक्स हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? जी डैश एक्स आपका इक्वल होगा ये फंक्शन है, सपोज करो दिस इज एफ, और एफ में जो वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे फंक्शन में, और फिर इसका डेरिवेटिव यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे और 4 का डेरिवेटिव करेंगे। 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो इसको मैं फाइनली 0 कर देता हूँ, यहाँ पर आप ये बिग 0 देख सकते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, इसका जो जी डैश एक्स होगा वो इक्वल टू होगा एफ ऑफ हमारा जो फंक्शन था। फंक्शन क्या था? एफ क्या था हमारे पास? एफ एक्स था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एफ एक्स था हमारे पास 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 एक्स रेज टू द पावर 4, ये हमारे पास इसका फंक्शन था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपर लिमिट को रखना होगा। अपर लिमिट जो हमारे पास है उसका डेरिवेटिव करना होगा, तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव 4 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और फिर फंक्शन को चेंज करेंगे हम अपर लिमिट से, ये हो जाएगी अपर लिमिट 4x माइनस 5 माइनस फंक्शन का वेरिएबल चेंज करेंगे लोअर लिमिट से, और लोअर लिमिट जो थी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्सपेंड करने के बाद, और फिर इसका डेरिवेटिव यानी कि ये हो जाएगा 2x माइनस, तो माइनस 2 लेने की जरूरत नहीं है आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर 2x हो रहेगा, तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब हमें निकालना था जी डैश वन, तो जी डैश वन क्या हो जाएगा? 4 इंटू यहाँ पर 1 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ भी आया है, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस 1 माइनस, और ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जी डैश वन जो है आपका हो जाएगा 4 इंटू एफ ऑफ माइनस 1। अब यहाँ पर एफ ऑफ माइनस 1 निकालेंगे जो कि हमारे पास एफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 एक्स की पावर 4, यहाँ पर अगर पुट करेंगे माइनस 1, तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा इसका आंसर। उस हिसाब से जो हमारी की है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा? 8। यहाँ पर हमें एक एक्स वाई जेड एक आइगन वेक्टर दे रखा है जो कि एक रियल आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्ड है। मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 2 -4 3। अगर आप ध्यान से देखें इस मैट्रिक्स का ये डायगोनल यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, और उसके नीचे सभी एलिमेंट यानी कि जो डायगोनल है लोअर डायगोनल 1 है, और लास्ट कॉलम आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर एंट्रीज आपकी जीरोज हैं। तो ये जो है मैट्रिक्स ये एक स्पेशल काइंड मैट्रिक्स है जिसको बोलते हैं हम कंपेनियन मैट्रिक्स, और उसकी जो एंट्रीज होती हैं -a1 -a2 और इसी तरह ये आगे बढ़ता है यानी कि -a3। लास्ट एंट्री जो होती है वो आपको ट्रेस बताता है, और जो टॉप मोस्ट एंट्री होती है वो आपको डिटर्मिनेंट बताता है। इस मैट्रिक्स का यहाँ पर ट्रेस 3 है और डिटर्मिनेंट 2 है।
अगर कंपेनियन मैट्रिक्स है तो हम उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 3/3 साइज का है तो x⁻³ प्लस a1 x² प्लस a2 x और प्लस a3 इक्वल्स टू 0, इस तरह से उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। यहाँ पर a1 का जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है -3, a2 का वैल्यू है आपके पास 4 और a3 का वैल्यू है आपके पास -2। इन वैल्यूज को आप इसमें यूज कर लीजिए तो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख पाएंगे। x⁻³ -3 x² प्लस 4x-2 इक्वल्स टू 0 और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई करता है, यानी कि 1 इसका आइगन वैल्यू होगा। जो गिवन वेक्टर दे रखा है वो हम इसके करस्पॉन्ड मान सकते हैं। अगर हम इसके करस्पॉन्ड वो आइगन वेक्टर मान लेते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है आइगन वेक्टर की, ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, यानी कि av इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाता है v। यहाँ पर अगर हम इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो हमें y और z का वैल्यू मिल जाएगा जो हमें कंप्यूट करने में हेल्प करेगा z माइनस वाई, क्योंकि हमें जो कंप्यूट करना है वो z माइनस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से मैं सिस्टम को लिखता हूँ तो मुझे किस तरह से लिखना होगा, 0 1 0 0 0 1 और 2 -4 3, ये तो मैट्रिक्स हो गया। और जो आइगन वेक्टर था वो था 2y z और इक्वल्स टू सेम वेक्टर 2y z। ये इम्प्लाई करता है 2z 2 -4 z और y प्लस z, ये आपका एक कॉलम वेक्टर आएगा और ये इक्वल होगा 2y z के। यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट z इक्वल्स टू 1 देता है। सेकेंड एलिमेंट अगर हम z का वैल्यू पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू आपको मिलता है यहाँ से -2। लेकिन हमें तो कंप्यूट करना था z माइनस वाई का वैल्यू, इसका मतलब हुआ 1 + 2 3। तो जो पूछा गया है उसका वैल्यू 3 होगा, यानी कि z माइनस वाई। m मैट्रिक्स का जो साइज है वो 3/3 है और m मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है m² इक्वल्स टू m + 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ या इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, x² -x + 2 सॉरी -2 इक्वल्स टू 0, और ये हमारा एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल होगा और ये एनिलेटिंग इक्वेशन हो गई। m इस एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो भी इसका फैक्टर होगा एनिलेटिंग पॉलिनोमियल का, यानी कि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को। और इस तरह से एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है आपका x² -x -2, और इसको जब मैं फैक्टराइज कराता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ x - 2 x + 1। और मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स और एनिलेटिंग पॉलिनोमियल के रूट्स सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं ये, तो मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो जाएगा। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल x - 2 और प्रोडक्ट विद x + 1 ये होगा तो यहाँ से अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूँ तो 2 और 1 होंगे, सॉरी 2 और -1 होंगे, लेकिन मैट्रिक्स का साइज 3/3 है तो यहाँ पर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफर हो सकती है। आपको यहाँ पर दिया गया है कि अल्फा बीटा आइगन वैल्यूज हैं m की, तो यहाँ पर उनका जो प्रोडक्ट है -4 दिया है, और -4 कब आएगा, जब आपके जो रूट्स हैं 2 2 -1 होंगे, यानी कि यहाँ पर 2 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों ही आइगन वैल्यूज की 1 है, लेकिन अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 की 2 है। इस तरह से हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज मिल गई है और हमें अब इनका सम निकालना है। जरूरी नहीं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की क्या है और गामा की क्या है, लेकिन अब हमें इनको सम करना है, यानी कि 2 + 2 -1, यहाँ से हमें सम मिलेगा 3। जो हमसे पूछा गया था अल्फा बीटा गामा, यानी कि एक तरह से ट्रेस पूछा गया था इनडायरेक्टली, वो 3 होगा।